जय हिंद दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करेंगे एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज जो है, जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको समझाएंगे और यह बताएंगे इनमें से कौन सा लाइन जो है इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्ज़ाम में वही लाइन आपको उठा के पूछ लिया जाएगा। यानी कि पूरे एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे आज, एक एक लाइन समझ में आ जाएगा। बहुत बच्चे का डिमांड था कि एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो देखिए आज एनसीईआरटी को कैसे समझा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, आज हम करके दिखाते हैं और आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा। है आपको करना क्या है, एनसीईआरटी निकाल लीजिए, निकाल लिए, ठीक है। उसमें हम जैसे जैसे लाइन को टिक करेंगे वैसे वैसे आपको लाइन को टिक करना है और जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट बोलेंगे उसको टिक कर लेना है और याद करना है। अगर आपको और भी अच्छा से तैयारी करना है तो क्या करें, उसको अलग कॉपी में उतार लें जो जो इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, ताकि हाँ, और जो वाला पॉइंट याद नहीं है उसी को सिर्फ उतारेंगे और जो याद है उसको नहीं उतारना है, सिर्फ टिक कर लेना है, बार बार देखना है उसको। ठीक है, आप मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहला लाइन पे। तो देखिए ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो चैप्टर 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वह पढ़ते हैं। देखो, यू कैन वेरी इजी टू सी द स्ट्रक्चर सिमिलरिटी एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ अ लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल। कहने का मतलब है कि एक्सटर्नल यानी कि बाहरी स्ट्रक्चर को देख के, यानी उसके मॉर्फोलॉजी को देख के हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप के एनिमल है या किस टाइप के प्लांट्स है। तो इसी तरह से देखिए, सिमिलरली इफ़ वी वेर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंस। इसी तरह बोला, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो अलग मतलब ये बहुत सारे सिमिलरिटी देखेंगे। इंटरनली प्लांट में हो सकता है, एनिमल में हो सकता है, ठीक है, और कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगे आपको। अब बोल रहा है इस चैप्टर में, दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और इसका फंक्शन क्या है उसी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटोमी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एनाटोमी क्या है, ये वाला एनाटोमी क्या है। तो एनाटोमी है कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटोमी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, द प्लांट हैव ए सेल एज अ बेसिक यूनिट। सेल आर अरेंज इनटू टिश्यू, इन टर्न टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन। देखिए बचपन से पढ़े होंगे कि प्लांट में सेल क्या होता है, बेसिक यूनिट है। तो सेल जो है सबसे छोटी इकाई है और बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनेगा एंड बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है। एनिमल के केस में यहाँ पे ऑर्गन तक ही बन रहा है। आगे देखें क्या बोल रहा है, डिफरेंट ऑर्गन इन अ प्लांट शो डिफरेंस इन दियर इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी कि प्लांट में जो अलग अलग ऑर्गन है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब बोला विद इन एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा है। द मोनोकोट एंड डाइकोट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटोमिकली डिफरेंट। यानी कि एंजियोस्पर्मिक में मोनोकोट जो होता है एंड डाइकोट जो होता है, डाइकोटिलेडनस प्लांट जो होता है, यानी कि मोनोकोट मतलब होता है सीड में एक कोटिलेडन होना और डाइकोट में होता है सीड में 2 कोटिलेडन होना। ठीक है, तो बोल रहा है इनमें भी एनाटॉमिकली डिफरेंस है। क्या है आगे पढ़ेंगे पूरा। अब लिखा इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो द एडेप्टेशन टू एडवर्स कंडीशन।
ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ये शो करता है एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। अब ये तो है भाई इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, ठीक है। यहाँ पे लिखिए सेल, सेल के समूह को बोलते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनेगा क्या, टिश्यू सिस्टम, यानी कि ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखो वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे क्या, टिश्यू से बना था ऑर्गन, यहाँ ऑर्गन को बोलते हैं टिश्यू सिस्टम, यहाँ पे टर्म यूज़ किया जाता है। एनीवे जो भी हो, अब देखते हैं यहाँ बोल रहा है सबसे पहला द टिश्यू की बात कर रहा है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं द टिश्यू, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट पढ़ो, बोलता है कि a tissue is a group of cell having common origin and usually performing the common function। बोल रहा है टिश्यू क्या होता है कि सेल के ऐसे समूह जिसका ओरिजिन सेम हो, यानी एक ही जगह से आया हो, एक ही सेल डिवाइड होकर दो सेल बना हो और उसका फंक्शन सेम होना चाहिए, तभी उस ग्रुप के सेल के समूह को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। ऐसा मान लो एक कोई हार्ट का सेल है, ठीक है, वो डिवाइड करके एक से दो बना, दो से चार बना, चार से पाँच बना, उसी तरह बहुत सारा सेल मिलके, तो वो सारा सेल जो होना हार्ट का ही होना चाहिए, ठीक है। तभी तो एक ऑर्गन हार्ट बनेगा, तभी तो उसका फंक्शन क्या सेम होगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई सेल हार्ट में डिवाइड कर रहा है, कोई सेल मान लो कोई सेल कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, किडनी में डिवाइड कर रहा है, क्या दोनों मिलके एक टिश्यू बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। हार्ट का सेल हार्ट बनाएगा, टिश्यू का सेल किडनी का सेल किडनी बनाएगा, ठीक है। उसी तरह प्लांट में होता है, जाइलम वाला सेल जाइलम बनाएगा, फ्लोएम वाला सेल फ्लोएम बनाएगा, पेरेन्काइमा बनाएगा, ठीक है। यानी कि सेम ओरिजिन होना चाहिए एंड फंक्शन भी सेम होना चाहिए। ऐसे ग्रुप, सेल के ऐसे ग्रुप जिसका फंक्शन सेम है, जिसका ओरिजिन सेम है, तभी उसको हम बोलेंगे टिश्यू। डिफिनेशन याद कीजिएगा, बचपन में हम लोग क्या याद किए थे, ग्रुप ऑफ सेल इज इक्वल टिश्यू, ऐसा नहीं। चलिए आगे देखते हैं, बोला अ प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। प्लांट जो है डिफरेंट टाइप के टिश्यू के बने होते हैं। टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, यानी टिश्यू जो है दो मेन ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। यहाँ पे देखिए दो मेन ग्रुप में, नेमली एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू, ठीक है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक है परमानेंट टिश्यू। बेस्ड ऑन वेदर सेल बीइंग फॉर्म्ड आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट डिवाइडिंग, यानी डिवीजन के आधार पे सेल जो है, यानी टिश्यू जो है दो टाइप का होता है। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक डिवाइड करता है, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करता है। तो इसीलिए इसका बेसिस क्या लिया गया कि डिवीज़न के आधार पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझाया गया है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में इसमें बोला कि डिवाइडिंग सेल है। क्या है ये, डिवाइडिंग सेल है। मेरिस्टेमेटिक को डिवाइडिंग सेल बोलेंगे, यानी कि ये डिवाइड कर सकता है। चलिए उसी को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये। The growth in a plant is largely restricted to a special region of active cell division are called meristem। देखिए लाइन को समझने की कोशिश करें, लाइन क्या कर रहा है, लाइन यह कह रहा है कि ग्रोथ इन अ प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्ट टू स्पेशलाइज रीजन, यानी इसका स्पेशलाइज रीजन क्या मतलब हुआ इसका, कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है कोई स्पेशल भाग पे, जहाँ पे डिवीज़न होगा, हर जगह डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे मेरिस्टम। तो उस जोन को क्या बोलेंगे, मेरिस्टम बोलेंगे। जहाँ पे सेल डिवाइड करेगा उसको क्या बोलेंगे, मेरिस्टम। हर जगह का सेल डिवाइड नहीं करेगा, कोई खास जगह का ही सेल डिवाइड करेगा, उस सेल को बोलेंगे मेरिस्टम। कहाँ डिवाइड करेगा, आगे पढ़ते हैं। प्लांट हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टम, यानी प्लांट के पास जो है बहुत अलग अलग तरह के मेरिस्टम होते हैं, डिवाइडिंग सेल होते हैं। क्या होते हैं, आगे देखिए। द मेरिस्टम विच अकर्स एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम, यानी कि ऐसे टिश्यू जो रूट के सबसे टर्मिनल पोजीशन पे होगा एंड शूट के सबसे टर्मिनल पोजीशन पे होगा। मान लेते ये सरफेस है
टेरेस्ट्रियल लैंड सरफेस है, यहाँ से नीचे रूट है, यहाँ से ऊपर शूट सिस्टम है, सबसे ऊपर वाला भाग टर्मिनल है, यहाँ रूट का सबसे लास्ट वाला भाग टर्मिनल है। तो यहाँ सेल डिवाइड करेगा तभी तो सेल बढ़ते जाएगा रूट, यहाँ पे डिवाइड करेगा तभी तो ये बढ़ते जाएगा प्लांट। तो ये शूट टिप हो गया और ये रूट टिप होगा, यहीं पे होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या करता है, ये प्राइमरी टिश्यू कहलाता है। ठीक है, आगे और डिटेल में समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है। देखो ये हो गया क्या, और ये है रूट इस टाइप से, इसी को थोड़ा सा ब्रॉड में दिखाया है और थोड़ा सा मतलब एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझाने के लिए दिखाया है, एनाटोमी दिखाया यहाँ पे। देखिए ये वाला रीजन जो है जहाँ पे ये रूट एपिकल मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम है, मतलब क्या हो गया कि ये इसको सब टर्मिनल बोले हैं। रूट मेरिस्टम इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड करता है। देखिए डिवाइड होते क्या, ज़मीन के नहीं धरती यानी कि इसमें सॉइल के अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा तो बहुत सारे पार्टिकल जो आएंगे जो इसको यहाँ पे क्या, इसको नष्ट कर सकता है या फिर इसको हार्म पहुँचा सकता है। तो भगवान ने, अल्लाह ने उससे बचने के लिए क्या किया, यहाँ पे एक कैप लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक कैप लगा दिया तो इस कैप का नाम है रूट कैप। तो सबसे टर्मिनल पे क्या होगा, तो रूट कैप होगा। रूट में टर्मिनल पोजीशन पे क्या होगा, रूट कैप होगा। उसके जस्ट बाद देखो क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टम। इसीलिए याद रखेंगे कि रूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है सब टर्मिनल पोजीशन पे होता है। सब मीन होता है एक के जस्ट बाद, एक के जस्ट बाद। अगर रूट में पूछा कि रूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है टर्मिनल होगा कि सब टर्मिनल होगा, तो आपको बोलना है सब टर्मिनल होगा। तो भाई टर्मिनल फिर कौन है, तो वो है रूट कैप। ठीक है, बाकी देखिए ये है सेंट्रल सिलेंडर है, कॉर्टेक्स है, प्रोटोडर्म है, बाकी ये जितने सारे हैं इसका नाम याद कर लीजिएगा, फिर हम एक एक करके डिटेल में समझ रहे हैं आगे। हमें सिर्फ यहाँ पे 2 पॉइंट में हाईलाइट करना था, रूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट कैप। ये तो हो गया भाई रूट का। अब सूट में देखो, सूट में देखो तो देखो यहाँ सूट में ऊपर कुछ बढ़ा हुआ था लीफ लाइक, इसको लीफ प्राइमोडियम बोलते हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या रहेगा, सूट एपिकल मेरिस्टम। तो ये देखो ये सूट एपिकल मेरिस्टम, ये वाला पार्ट, ये वाला, इससे ऊपर कोई इसका कवर है नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अगर ये तो ये जो है एटमॉस्फेयर में होता है, ऊपर तो कोई ऐसा ये नहीं है कि रॉक नहीं है, चट्टान नहीं है जो इसको रोकेगा, ये इसका ग्रोथ को रोकेगा। इसीलिए इसके ऊपर क्या नहीं होता है, कोई भी कैप नहीं होता है, याद रखेंगे। तो आखिर अगर कैप नहीं है तो मतलब सबसे ऊपर है ये, तो इसको टर्मिनल पोजीशन बोलेंगे। याद रखेंगे कि रूट एपिकल मेरिस्टम सब टर्मिनल होता है और सूट एपिकल मेरिस्टम टर्मिनल होता है। ठीक है, बाकी ये होता है एक्सिलरी बड है, ये डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू है, आगे देखेंगे हम। चलिए हाँ, उससे पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे ये प्लांट है, ये लैंड सरफेस, नीचे क्या रूट होगा, इसको छोड़ो, गोली मारो इसको। ये है लीफ, यहाँ से निकलेगा लीफ या ब्रांच, इसके साथ जो यहाँ पे एंगल बना है इसी को बोलते हैं एक्सिल। क्या बोलते हैं, एक्सिल। यह एंगल जो है सूट के साथ, ठीक है, और यहाँ पे इस टाइप से थोड़ा सा लीफ टाइप का निकला हुआ था छोटा सा, उसको एक्सिलरी बड बोलते हैं, उसको एक्सिलरी बड बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बोल रहा है रूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाई द टिप ऑफ रूट। ये चीज़ बोल रहा है कि रूट एपिकल मेरिस्टम जो है क्या ऑक्यूपाई करता है, टिप ऑफ द रूट। ठीक है, हाँ, वाइल सूट एपिकल मेरिस्टम ऑक्यूपाई द डिस्टेंट मोट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। कहने का मतलब है कि रूट एपिकल मेरिस्टम जो है टिप पोजीशन पे होता है और सूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे होगा, डिस्टेंट मोट कहाँ पे रहेगा, डिस्टेंट थोड़ा दूरी पे रहेगा। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे लिफ्ट टाइप का बना हुआ है ऊपर, यहाँ पे देखो नीचे है, कितना नीचे है, लेकिन ये जस्ट सटा हुआ यहाँ पे रहता है। ठीक है, चलिए हाँ, यहाँ पे देखिए बोल रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ
इलोंगेशन ऑफ स्टेम, यानी कि इस टाइप से ये स्टेम है या ये इलोंगेट होता है, बड़ा होता है और यहाँ पे लीफ बनता है, यही बात बोलना है। ड्यूरिंग द, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम सम सेल लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल जो है पीछे छूट जाता है। फ्रॉम द सूट एपिकल मेरिस्टम, ये जो सूट एपिकल मेरिस्टम है, जैसे ये ऊपर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, यहाँ पे कुछ छूट जाएगा सेल, ठीक है। जो छूटा हुआ सेल रहता है यहाँ पे बच जाएगा, तो इसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बर्ड। तो यहाँ पे पॉइंट को याद कर लीजिएगा इसे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ, elongation of stem, some cell left behind from the shoot apical meristem constitute axillary bud। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक स्टेटमेंट लिख देगा और ये ऑप्शन में डाल देगा। आपको लिखना है एक्सिलरी बर्ड या टर्मिनल बर्ड, कुछ भी वो ऑप्शन दे सकता है, या इंटरकलरी बर्ड, कुछ भी दे सकता है। आपको आंसर मानना है एक्सिलरी बर्ड। उसके बाद सच बर्ड आर प्रेजेंट इन द एक्सिल। एक्सिल समझ रहे हैं? एक्सिल बोलते ये यहाँ से लीफ निकला है, यहाँ पे स्टेम है, ये जितना एंगल पे होता है ये वाला एंगल, इसको एक्सिल बोलते हैं, ठीक है। एक्सिल ऑफ लीफ आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द ब्रांच और फ्लावर। यहाँ से जो यहाँ पे क्या होता है एक्सिल में, या तो ये सेल बचा, एक्सिलरी बर्ड जो बचा हुआ रहता है, एक्सिलरी बर्ड यहीं पे रहता है, ठीक है, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड। तो या तो इससे लीफ निकलेगा, या क्या निकलेगा, या तो फ्लावर बनेगा या फिर यही ब्रांच बनेगा। एनसीईआरटी यही कह रहा है तो हम भी आपको यही समझा रहे हैं, ठीक है। लिखा है द मेरिस्टम विच ऑक्यूपाई बिटवीन मैच्योर टिश्यू आर नोन एज इंटरकलरी मेरिस्टम। देखिए अब हम यहाँ समझते हैं। मान लिए ये क्या है, पूरा प्लांट है, ठीक है, ये देखो इस टाइप से, ठीक। सबसे ऊपर वाला जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है उसको एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं, और बीच में जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है उसको इंटरकलरी मेरिस्टम बोलते हैं, और जो साइड में मेरिस्टम होता है इसको लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। अब बताइए, ये जो सबसे ऊपर एपिकल मेरिस्टम है तो ये लंबाई को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? बिल्कुल बढ़ाएगा। अगर मान लो कोई ग्रेजिंग एनिमल है, यह ऊपर टिप वाला पोजीशन खा लेता है, तो फिर वो ग्रो कैसे करेगा? तो ग्रोथ कराएगा ये वाला जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इंटरकलरी मेरिस्टम, यही उसका ग्रोथ कराएगा, फिर यहाँ से बढ़ने लगेगा ये। अब बोलेगा तब लेटरल मेरिस्टम का क्या काम है? लेटरल मेरिस्टम ऐसा है, ये चारों तरफ इस टाइप से अगर मान लेते हैं, हम प्लांट को काट लिया जाए, ये प्लांट है, स्टेम है, इसको ऐसे काट के हम अब अंदर देख रहे हैं इसका, तो अंदर देखेंगे तो आपको इस टाइप से यहाँ पे ये मिलेगा, ये क्या मिलेगा? ये लेटरल मेरिस्टम। ये क्या करेगा? चौड़ाई को बढ़ाता है, इस टाइप से चौड़ाई को बढ़ाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना, जो सेल डिवाइड करता है उसको मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं, और जो डिवाइड करने की पावर खो देता है, परमानेंटली फिक्स हो जाता है, यानी कि वो परमानेंट अब वो दोबारा डिवाइड नहीं कर सकता है, वो होता है परमानेंट टिश्यू होता है, ठीक है। अब देखिए, इंटरकलरी मेरिस्टम समझ गए होंगे, एंड एपिकल मेरिस्टम समझ गए। एपिकल मेरिस्टम ये हो गया, इंटरकलरी मेरिस्टम ये हो गया, एंड ये वाला पार्ट जो है ये बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। अब बोलता है दे अकर्स इन ग्रासेस रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय द ग्राजिंग। हाँ यही बात बोल रहे हैं, अगर ये रीजनरेट कर दिया जाए, यानी कि कोई ग्राजिंग एनिमल इसको खा लेता है, तो उसका लेंथ को कौन बढ़ाएगा? तो इंटरकलरी मेरिस्टम बढ़ाएगा। यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकलरी मेरिस्टम और प्राइमरी मेरिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो एपिकल मेरिस्टम है और इंटरकलरी मेरिस्टम है, ये दोनों क्या है? ये दोनों को देना जो है प्राइमरी मेरिस्टम है, ठीक है। ये ऑप्शन बन के आ सकता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मिल जाएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन। बिकॉज दे अपियर अर्ली इन लाइफ ऑफ द प्लांट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर एसर्शन रीजन दे दिया कि एसर्शन में देगा कि एपिकल मेरिस्टम, इंटरकलरी मेरिस्टम और प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है, तो रीजन में देगा बिकॉज दे आर क्या लिखा है, हाँ, दे आर अर्ली इन लाइफ, दे आर अपियर अर्ली इन लाइफ ऑफ द प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। ये दे देगा रीजन में, तो ऑप्शन क्या मारेगा? ए सही, और ए का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है तो आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्राइमरी प्लांट बॉडी मतलब, जहाँ पे प्राइमरी प्लांट बॉडी का मतलब लंबाई को ग्रोथ कराना, लंबाई को बढ़ाना। प्राइमरी ग्रोथ लंबाई बढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ चौड़ाई बढ़ना। ये देखो, प्राइमरी ग्रोथ लंबाई बढ़ना,
चौड़ा बनाने के लिए, सेकेंडरी ग्रोथ उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे देखो। हाँ कहाँ गया, ये समझ, यहाँ तक समझ गए थे। अब आगे देखो, लिखा है कि द मेरिस्टम that occurs in mature region of root and shoot of many plant, particularly those that provide woody axis, appear then later than the primary meristem is called secondary meristem या lateral meristem, यानी जो चौड़ाई को बढ़ाता है। बस समझ गए, ठीक है, ये तो समझा दो इस टर्म से। अब बोल रहा है दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, फैसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टम। यहाँ पे बोल रहा है सिलेंड्रिकल मेरिस्टम, समझे? सिलेंड्रिकल करने का मतलब ये देखो, ये स्टेम है, ये स्टेम है, ये स्टेम है, इसके चारों ओर जो इस टाइप से क्या है, इस टाइप से क्या है, इस टाइप से क्या है, लेटरल मेरिस्टम है। तो इसी को काटो, ऐसे काट के देखो, चारों तरफ आपको मिलेगा इस लेटरल मेरिस्टम। तो देखो ये लंबाई बड़ा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा है, तो इसी को बोलते हैं सिलेंडर के साथ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे कि सिलेंड्रिकल मेरिस्टम। अब यहाँ पे याद रखना है, अगर ऑप्शन दिया फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम आर एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टम, इंटरकलरी मेरिस्टम, टर्मिनल मेरिस्टम, तो आप क्या मारेंगे? लेटरल मेरिस्टम। ओके, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। किसकी बात कर रहा है? लेटरल मेरिस्टम की बात कर रहा है, जो सेकेंडरी टिश्यू बनाने में हेल्प करता है। अब है फॉलोइंग डिवीजन ऑफ सेल इन बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टम, द न्यूली फॉर्म सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब क्या हुआ, जैसे ही प्राइमरी मेरिस्टम हो या सेकेंडरी मेरिस्टम में हो, जो सेल बना, सेल डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर दो सेल बना, अगर एक सेल इसमें से क्या होता है कि ये सेल अपना कैपेसिटी खो देता है, एबिलिटी खो देता है डिवाइड करने का, अब ये दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ कि ये सेल जो है, ये सेल जो है, ये सेल परमानेंट सेल बन गया, अब ये फिक्स हो गया। द सच सेल आर टर्म एज परमानेंट और मैच्योर सेल बोलेंगे। ऐसे सेल जो डिवीजन की कैपेसिटी को खो देता है, अब वो डिवाइड नहीं कर सकता, वो परमानेंट हो गया, फिक्स हो गया। एंड कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू, इसी को परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। बोला ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस्ड डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू। ये देखो एपिकल मेरिस्टम क्या बनाएगा? डर्मल टिश्यू बनाएगा, ग्राउंड टिश्यू बनाएगा एंड वैस्कुलर टिश्यू बनेगा। अब यहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है क्या कि डर्मल टिश्यू कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो एपिकल मेरिस्टम। ग्राउंड टिश्यू कहाँ से? एपिकल मेरिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू कौन है? तो एपिकल मेरिस्टम। बस यही तो पूछता है, बाकी ये वाला याद रखेंगे, लेटरल मेरिस्टम है सारा। क्या क्या? फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम। इसके बारे में डिटेल में आगे देखेंगे। कहीं पे वुड का बात करेगा, समझ लेंगे सेकेंडरी जाइलम का बात कर रहा है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मदद करेगा। चलिए देखिए, अब परमानेंट टिश्यू क्या बोल रहा है, वो तो हम पढ़े मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब परमानेंट टिश्यू देखते हैं। परमानेंट टिश्यू है द सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। मतलब ये सेल अब दोबारा डिवाइड नहीं कर सकता है। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू है जो जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, लगभग सिमिलर होता है, उसको सिंपल टिश्यू बोलते हैं। परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड कम्प्लेक्स टिश्यू। मतलब क्या हुआ, परमानेंट टिश्यू दो टाइप का, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन डिफरेंट हो वो कम्प्लेक्स हो गया, और जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम हो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। समझ गए? सिंपल परमानेंट टिश्यू दो टाइप का, क्या क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अ टिश्यू इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, यानी ऐसे टिश्यू जो एक ही तरह के सेल का बना होता है। द वेरियस सिंपल टिश्यू इन अ प्लांट आर, तो सिंपल टिश्यू क्या क्या होता है प्लांट में, तो पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो देखो सिंपल टिश्यू कितने टाइप के? तीन टाइप के, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा।
याद रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए। अब पेरेन्काइमा क्या होता है वो देखा जाए। पेरेन्काइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन, यानी कि ये प्लांट की बात कर रहा है, उसमें मेजर कंपोनेंट कौन बनाता है, तो पेरेन्काइमा बनाता है। द सेल ऑफ द पेरेन्काइमा आर जनरली आइसोडाइमेट्रिक, यानी पेरेन्काइमा का सेल जो होता है जनरली कैसा होगा, वो आइसोडाइमेट्रिक होगा। उसके बाद चलते हैं आगे, देखो आगे, द सेल ऑफ द पेरेन्काइमा आर जनरली हाँ यहाँ तक हो गया था, आइसोडाइमेट्रिक। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगनल एंड इलोंगेटेड इन शेप, यानी कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि पेरेन्काइमा सेल जो है यानी टिश्यू जो है किस उसका शेप कैसा होता है, या तो स्फेरिकल होगा, या तो ओवल होगा, या तो राउंड होगा, या तो पॉलीगनल होगा, या फिर क्या होगा, इलोंगेटेड शेप होगा। यही चीज़ आपको क्वेश्चन बन के आता है डायरेक्ट। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, देयर वॉल आर थीन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी पेरेन्काइमा का वॉल जो होगा बहुत पतला होगा और किसका बना होगा, सेलुलोज का। दे मे आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव ए स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। देखो यहाँ पे देखो, ये एक सेल है, यह एक सेल है, यह एक सेल है, या तो देखो यहाँ पे पूरी तरह से क्लोजली पैक्ड है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, और यहाँ पे देखो इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस है, यहाँ पे भी है। पेरेन्काइमा में या तो क्लोजली पैक्ड रहेगा या फिर कहीं कहीं इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा। यही तो याद करना है, इतना छोटा छोटा पॉइंट है, यही सब क्वेश्चन बन के आता है। चलिए उसके बाद देखा है, उसके बाद क्या है, यहाँ है द पेरेन्काइमा परफॉर्म द वेरियस फंक्शन, क्या क्या फंक्शन को परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है, सिक्रेशन करता है। यानी पेरेन्काइमा का 3 फंक्शन याद रखें, वीवीआई, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। याद रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए आपको याद, और रहेगा ही रहेगा। उसके बाद है कोलेनकाइमा, क्या है, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा देखते हैं, यहाँ देखो, कोलेनकाइमा अकर्स इन अ लेयर और बिलो द एपिडर्मिस, यानी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन होगा, या कोलेनकाइमा होगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट, ये किसकी बात कर रहा है कि डाइकोट वाले जितने भी प्लांट है उसके एपिडर्मिस के नीचे क्या होगा, एपिडर्मिस मतलब सबसे ऊपर वाला लेयर, जो स्किन बोलो चलो प्लांट के लिए स्किन बोलो, सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके नीचे क्या होगा, कोलेनकाइमा होगा डाइकोट के केस में। बोला इट इज़ फाउंड आइदर इन अ होमोजीनियस लेयर और पैचेस, या तो वो होमोजीनियस लेयर में होगा या पैच में होगा। होमोजीनियस मतलब एक समान लेयर में होगा, ठीक है, या फिर वो पैच में होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिक एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। ये देखो यहाँ पे है, सेलुलोज का डिपोजिशन होने के कारण इसका जो ये कॉर्नर होता है बहुत ही थिक रहता है, यानी कि यहाँ पूरी तरह से पैक्ड है सेल, जबकि पेरेन्काइमा में पैक्ड नहीं था, कहीं पैक्ड था तो कहीं खाली स्पेस था। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि क्या लिखा, कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिक, कैसा होगा, थिक एट द कॉर्नर, कहाँ पे, कॉर्नर में, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, ठीक है। तो कॉर्नर में थिक क्यों होता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, हेमोसेलुलोज का डिपोजिशन होता है, पेक्टिन का डिपोजिशन होता है। याद रखें, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन का डिपोजिशन होता है पेरेन्काइमा सेल के कॉर्नर में, जिसके कारण उसका कॉर्नर कैसा होता है, थिक होता है, यानी कि मोटा होता है, ठीक है। अब है कि कोलेनकाइमा सेल में बी ओवल हो सकता है, या तो स्फेरिकल हो सकता है, या पॉलीगनल हो सकता है। क्या क्या शेप हो सकता है, ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगनल हो सकता है। एंड ऑफन कंटेन, क्या कंटेन करेगा, देखो एक सेकेंड, हाँ कंटेन कहाँ गया, यहाँ पे है, कंटेन क्लोरोप्लास्ट। हाँ, ये कोलेनकाइमा सेल जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा, यही चीज़ बोल रहा है। दीज सेल assimilate food when they contain the chloroplast। तो अगर इस सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, कोलेनकाइमा सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस भी करेगा, यही बोल रहा है। उसके बाद है इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट, कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस
नहीं होता, एब्सेंट रहता है, ठीक है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, काम क्या है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसको, टू ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के जो ग्रोइंग पार्ट है उसको मैकेनिकल सपोर्ट कौन कराता है, तो कॉलेनकाइमा कराता है। सच एज यंग स्टेम, जो नया नया स्टेम बना है, एंड पिटियोल, इसको क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट, यानी यंग स्टेम को, एंड पिटियोल को जो है, पिटियोल लीफ का होता है, लीफ का डंडल जो है, ठीक है, यानी ऐसा ऐसा, ये अगर मानते स्टेम है, यहाँ से जो लीफ निकला है तो ये वाला पार्ट क्या, पिटियोल है, इसको मैकेनिकल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करेगा, तो कॉलेनकाइमा करेगा। समझ गए। चलिए अब चलते हैं स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड टिश्यू होता है। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल, थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल हैविंग द फ्यू और न्यूमेरस पिथ। इसमें जो है स्क्लेरेनकाइमा जो है नैरो होगा, सेल होगा, थिक होगा और लिग्निफाइड होगा, लिग्निन का डिपोजिशन होगा किसमें, सेल वॉल में, और उसमें क्या फ्यू न्यूमेरस पिट भी होता है, ठीक है। क्या होगा इसमें, पिट, याद रखेंगे इसमें, ये सब पिट बोलते हैं इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद है दे आर यूजुअली डेड, ये डेड होता है विदाउट प्रोटोप्लाज्म, जब डेड होगा तो उसमें प्रोटोप्लाज्म होगा ही नहीं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी कि सेल के अंदर का लिक्विड पूरा और न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड दोनों मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। अगर सेल डेड है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म तो होगा ही नहीं, विदाउट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा में बी आइदर फाइबर और स्क्लेरिड्स, किसके आधार पे, तो वेरियस कैसा, स्ट्रक्चर या ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के आधार पे स्क्लेरेनकाइमा को दो पार्ट में बांटा, फाइबर और या स्क्लेरिड में, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, द फाइबर आर थिक वॉल, कैसा होगा, थिक वॉल, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल है, जनरली अकरिंग इन अ ग्रुप इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी फाइबर जो है थिक वॉल्ड होगा, इलोंगेटेड होगा, पॉइंटेड सेल होगा, और वह जनरली कैसा होगा, अकरिंग इन अ ग्रुप, यानी ग्रुप में रहेगा, अब वेरियस प्लांट के लगभग हर एक पार्ट में होता है। वहीं स्क्लेरेट की बात कर रहा है, वो ये कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ओवल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, हाईली थिक होगा, डेड होगा, विथ वेरी नैरो कैविटी, यानी कि इसमें कैविटी बहुत ही पतला होगा, कैविटी मतलब ल्यूमेन की बात कर रहा है। उसके बाद याद रखेंगे दीज आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट, कहाँ पे होगा स्क्लेरेट, फ्रूट में होगा, फ्रूट के वॉल ऑफ नट एंड पल्प ऑफ, याद रखेंगे पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, यानी स्क्लेरेट जो है फ्रूट के पल्प में है, तो कौन सा फ्रूट, गुआवा, पियर, सपोता, एंड नट के किस में रहेगा, वाल में रहेगा, ठीक है, नट के वाल में रहेगा, पल्प के किस में, फ्रूट के पल्प जो है उसमें स्क्लेरेट है, तो कौन सा है, गुआवा, पियर, सपोता। सीड कोट में लिग्यूमिनस प्लांट के, और टी के लीफ में रहता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए, हाँ। उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन, स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन को, ठीक है। चलिए अब है कॉम्प्लेक्स टिश्यू आता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम कल पढ़ाएंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए आपका करना क्या है, लाइन बाय लाइन जो है आप भी टिक कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वीवीआई मार लीजिएगा, ठीक है। और सोचिएगा अगर आप एग्जामिनर होते तो यहाँ से कौन सा लाइन आप क्वेश्चन देते, उसी हिसाब से याद कर लीजिएगा। चले, थैंक यू फॉर